नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दक्षिण चीन सागर में ताइवान के बाद अब फिलीपींस ने चीन को दिखाई आंखें। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना संकट के समय दोस्त इजराइल ने खोला दिल, तन मन धन से भारत की सहायता। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना रोकने 150 जिलों में लग सकता है लॉकडाउन, मोदी सरकार कर रही है इसको लेकर विचार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दक्षिण चीन सागर में ताइवान के बाद अब फिलीपींस ने चीन को दिखाई आंखें। जी हां दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में चीन को ताइवान के बाद अब फिलीपींस ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में उन्हीं विवादित द्वीपों के निकट सैन्य अभ्यास शुरू किया है जिन पर चीन अपना दावा करता रहा है। ताइवान के बाद फिलीपींस के इस कदम से चीन भड़क गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ फिशरीज व इससे जुड़े संगठनों ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। एक बयान में पीसीजी ने कहा कि अभ्यास के लिए यहाँ 8 जहाज तैनात कर दिए गए हैं। मुख्य रूप से यह सैन्य अभ्यास मासिन लोक और पैक आसा द्वीप के निकट हो रहा है। बता दें कि इन द्वीपों को लेकर चीन का फिलीपींस के साथ विवाद बना हुआ है। यहाँ पिछले दिनों चीन की पनडुब्बियों ने घुसपैठ की थी, जिसका फिलीपींस ने कड़ा विरोध किया था। फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम कई दशकों से दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में यह तनाव काफी बढ़ गया है। चीन उस क्षेत्र पर बार बार दावा करता है जो 9 डैश लाइन कहा जाता है। चीन ने अपने दावे के समर्थन में वहां द्वीपों का निर्माण किया है और वहां गश्त भी करता रहता है। चीन ने वह अपनी सैन्य मौजूदगी का विस्तार किया है। इन देशों ने चीन पर आरोप लगाया कि ये इस इलाके में सैन्य मौजूदगी बढ़ाना चीन की उकसाने वाली कार्रवाई है। उधर ताइवान ने कहा है कि चीन के 3 युद्धपोत उतरने के बाद दक्षिण चीन सागर में स्थितियां ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती हैं। ताइवान ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों से सभी पड़ोसी देशों से उसका तनाव बढ़ेगा। विशेष तौर पर पिछले दिनों 3 युद्धपोत उतारने के बाद इन स्थितियों में तेजी से बदलाव हुआ है। इनमें एक परमाणु ऊर्जा से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी भी हैं। ताइवान के नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल चेन मिंग तुंग ने कहा है कि वे चीन की युद्धपोतों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीन के इस कदम से साफ है कि वह दक्षिण चीन सागर में अपने पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ाना चाहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के समय दोस्त इजराइल ने खोला दिल, तन मन धन से भारत की सहायता। जी हां दोस्तों, भारत बहुत बुरी तरह से कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में विश्व के अलग अलग देश भारत की सहायता कर रहे हैं। इस विपरीत परिस्थिति में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब जैसे देश भारत की मदद कर रहे हैं। इसी बीच भारत के दोस्त इजराइल ने भारत में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अपने दिल का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया है। भारत में कहा जाता है कि बुरे वक्त में दोस्त की परीक्षा होती है और भारत के इस बुरे वक्त में दोस्त इजराइल परीक्षा में पूरी तरह से पास हुआ है। इजराइल ने कहा है कि भारत की मदद वो प्राइवेट सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर तीनों को मिलाकर एक साथ करने जा रहा है। इजराइल और भारत की दोस्ती काफी पुरानी है और इजराइल ने हमेशा से टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में भारत की मदद की है। इस वक्त जब भारत में कोरोना वायरस का दूसरी लहर हजारों लोगों की जान ले रहा है, उस वक्त इजराइल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वो संकट के इस समय में पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है और भारत की हर संभव मदद कर रहा है। भारत में इजराइल के राजनयिक रॉन मल्का ने कहा कि हम दिल से भारत के लोगों के साथ हैं। इजराइल का विदेश मंत्रालय भारत स्थित इजराइल का दूतावास भारत के लिए लगातार मदद जुटा रहा है। भारत की मदद के लिए इजराइल प्राइवेट सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और पब्लिक सेक्टर से भी हाथ मिला रहा है। आपको बता दें कि इजराइल करीब कोरोना वायरस से जंग जीत चुका है और अब इजराइल में मास्क पहनने की पाबंदी हटाई जा चुकी है। इजराइल में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है और हर एक इजरायली को वैक्सीन दी जा रही है। अभी तो इजराइल भारत की मदद कर ही रहा है। इससे पहले भी इजराइल लगातार भारत की मदद टेक्नोलॉजी और मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए कर रहा था। इजराइल ने कोविड-19 से जंग लड़ने के लिए दिल्ली के एक बड़े अस्पताल को अत्याधुनिक तकनीक दी है। फरवरी महीने में इजराइल ने दिल्ली के प्राइम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इक्विपमेंट दिए थे। उस वक्त भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मल्का ने कहा था कि इजराइल को बेहद खुशी है कि उसने प्राइस हॉस्पिटल को ये सुविधा दी है और हमें उम्मीद है कि इस टेक्नोलॉजी से अस्पताल को कोविड-19 से लड़ने में मदद मिलेगी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर इस समय कहर मचा रही है। देश में एक हफ्ते से हर रोज 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में जगह न होने की वजह से मरीज बहुत ज्यादा परेशान हैं। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3.23 लाख नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 2772 लोगों की मौत कोरोना से हो गई। इससे पहले सोमवार को 3.53 लाख नए केस सामने आए थे
और 2800 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई थी। देश में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,76,36,307 पहुंच गया है। अब तक 1,97,894 मरीजों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। इस समय देश में कोरोना के 28,82,204 रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना रोकने 150 जिलों में लग सकता है लॉकडाउन, मोदी सरकार कर रही विचार। जी हां दोस्तों, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों मौतों का आंकड़ा भयावह तरीके से हर रोज बढ़ रहा है। ऐसे में अब कई जिलों पर भी लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का मानना है कि अगर जल्द ही इन जिलों में राज्य की सलाह से लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों का बोझ बढ़ सकता है। इस संदर्भ में मंत्रालय ने एक प्रस्ताव भेजकर कहा है कि जिन 150 जिलों में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है वहां जरूरी सेवाओं में छूट देकर लॉकडाउन लगाना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य प्रणाली पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की सिफारिश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में इसकी सिफारिश की थी। हालांकि बताया जा रहा है कि राज्य सरकारों से सलाह मशविरा के बाद केंद्र आखिरी फैसला लेगा। इस प्रस्ताव को संशोधित किया जा सकता है। हालांकि मंत्रालय का मानना है कि अभी केस लोड पॉजिटिविटी रेट को नियंत्रित करना जरूरी है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि बहुत अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में अगले कुछ हफ्तों के लिए सख्त लॉकडाउन लगाना होगा ताकि संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कुछ राज्यों में महामारी की दूसरी लहर के दौरान बढ़ती पॉजिटिविटी रेट पर चिंता जताई है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ बढ़ा। केंद्र ने पहले ही राज्यों को अनावश्यक आवाजाही की सीमित करने की सलाह दी है। लगातार आ रहे एक दिन में 3 लाख से ज्यादा केस। गौरतलब है कि देश में लगातार एक हफ्ते से 3 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले पाए जा रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के अनुसार बुधवार को 3,62,902 मामले पाए गए, वहीं 3,285 लोगों की मौत हुई। मार्च के बाद से एक्टिव केस लोड लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को 28.8 लाख मामलों तक पहुंच गया। 8 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में कुल केस लोड के 69% मामले हैं। हर राज्यों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर केंद्र सरकार ने कहा, झूठ फैलाया जा रहा कि पहली लहर के बाद कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, यह झूठ है कि कोरोना महामारी की पहली लहर के बाद कोई कदम नहीं उठाया गया और सरकार दूसरी लहर से अनभिज्ञ बनी रही। अस्पतालों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाने और रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह बात कही है। देश में अचानक ऑक्सीजन की कमी पर भी सरकार ने पक्ष रखा है। सरकार ने कहा कि किसी भी देश में मेडिकल ऑक्सीजन असीमित नहीं हो सकती है। देश में उपलब्ध ऑक्सीजन सभी राज्यों को, खासकर कोविड-19 के ज्यादा मामलों से जूझ रहे राज्यों को संतुलित तरीके से मुहैया कराई जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण उपलब्ध संसाधन के हिसाब से कुछ मुश्किल हुई, जिससे पेशेवर तरीके से निपटना होगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर 200 पन्नों के हलफनामे में कहा गया कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय युद्ध स्तर पर 162 पीएससी स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक संयंत्र लगाने की प्रक्रिया में है। सरकार ने ऑक्सीजन संसाधन को जुटाने के लिए तमाम प्रयास शुरू कर दिए हैं और उपलब्ध सभी स्रोतों से और ऑक्सीजन हासिल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हलफनामे में कुछ राज्यों में ऑक्सीजन की मांग और उत्पादन की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। महामारी के दौरान लोगों नागरिकों की परेशानियों और कष्टों को हल्के में लेने के आरोपों को भी केंद्र ने नकार दिया। सरकार ने कहा कि दिक्कतें दूर करने और जान के नुकसान को कम करने के लिए त्वरित, ठोस और समग्र कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि वह संक्रमण के अप्रत्याशित मामलों के बावजूद युद्ध स्तर पर इससे निपटने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, साथ ही कुछ न करने के झूठ से भी निपट रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना का कहर, 24 घंटे में 3.60 लाख से ज्यादा नए केस, 3,293 की गई जान, मृतकों का आंकड़ा 2 लाख के पार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। प्रतिदिन कोरोना के नए मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। लगातार बढ़ते मरीजों के चलते स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3.60 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,293 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से जान चली गई। इसके साथ ही देश में मृतकों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। बुधवार को दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले नए कोरोना मरीज और कोविड से होने वाली मौतों की सबसे अधिक संख्या है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के चलते सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है।
वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगह शमशान घाट पर जगह नहीं होने के चलते पार्कों में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 3,60,960 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,79,97,267 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 3,293 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। इसके साथ कोविड से मरने वालों की संख्या 2,01,187 पहुंच गई। महामारी के दस्तक देने से लेकर अब तक एक दिन में पहली बार 3,000 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हुई। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन तनाव, एलएसी पर पीछे हटने में आनाकानी कर रहा ड्रैगन, जनरल नरवणे पहुंचे लद्दाख। जी हां दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने मंगलवार को पूर्वी लद्दाख और सियाचिन साल्टोरो रिज इलाके का दौरा किया। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनातनी वाले इलाकों से फरवरी में भारत और चीन में पीछे हटने के हुए करार पर चीनी सेना की चल रही आनाकानी के बीच सेना प्रमुख ने सेना की तैनाती और कम वक्त में कार्रवाई की क्षमता का जायजा लिया। जनरल नरवणे बुधवार को मौजूदा गंभीर तनातनी वाले इलाके डेपसांग के मद्देनजर अहम सैन्य ठिकाने दौलत बेग ओल्डी का भी दौरा करेंगे। पैंगोंग झील के इलाके से हटने के बाद चीन करार के मुताबिक गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेमचक से हटने से इनकार कर रहा है। उधर डेपसांग में भी आमने सामने की स्थिति बरकरार है। जनरल नरवणे और उनके साथ गए उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी को लद्दाख के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन ने ताज़ा हालात, सुरक्षा तैयारियों और गतिविधियों की जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल मेनन चीन के साथ सैन्य स्तर की बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं। मौजूदा तनातनी को लेकर भारत और चीनी सेना के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। गौरतलब है कि सियाचिन साल्टोरो रिज इलाके में ही 2 दिन पहले पंजाब रेजिमेंट के 2 जवानों की हिमस्खलन से मौत हो गई थी। जवानों का बढ़ाया हौसला, सूत्रों ने कहा कि जनरल नरवणे ने दुर्गम इलाकों में ऊंचाई वाली जगहों पर दुरूह मौसम की स्थिति में तैनात होने वाले जवानों से बातचीत की और इस दौरान उनकी दृढ़ता और ऊंचे मनोबल के लिए उनकी सराहना की। जनरल नरवणे का बुधवार को ही दिल्ली लौटना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से मंगा रहे हैं माल तो हो जाइए सावधान, केमिकल के बदले मिल रहा है चाक पाउडर। जी हाँ दोस्तों, चीन से कच्चा माल मंगा रही कई कंपनियों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो उन्हें असली माल के बजाय फर्जी सामान मिल रहा है और उस पर असली बिल के मुताबिक कस्टम ड्यूटी और IGST चुकाना पड़ रहा है। भारत की कई कंपनियों ने चीन से कच्चा माल मंगाया था, लेकिन उन्हें पानी, चाक पाउडर और पेपर मिला हुआ केमिकल की आपूर्ति की गई। फर्जीवाड़े की शिकार अधिकांश कंपनियों का कहना है कि वे इस मामले को इंटरनेशनल फोरम्स में ले जाएंगी। साथ ही वे करों में कुछ राहत के लिए भारतीय अदालतों में जाने की भी सोच रही हैं। चीन से सामान मंगाने वाली कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में चीन से आने वाले फर्जी या मिलावटी सामान पर लगने वाले IGST और कस्टम ड्यूटी की राशि उनकी असल कीमत से अधिक होती है। एक कंपनी का कहना है कि उसने चीन से रीमेल्टेड इग्नॉट्स मंगाया था, लेकिन इसके बदले उसे चाक पाउडर डिलीवर किया गया, लेकिन कंपनी को इग्नॉट्स के आयात पर ड्यूटी चुकाने को कहा गया। टैक्स रिफंड के लिए कई कंपनियां कानूनी रास्ता अपना रही हैं। कई कंपनियों के केस लड़ रहे खैतान एंड कंपनी के पार्टनर अभिषेक ए रस्तोगी ने कहा, अगर असली माल के आयात पर ड्यूटी चुकाई गई है और आपको फर्जी माल मिलता है तो फिर टैक्स रिफंड लेना बनता है। कस्टम ड्यूटी आयातित माल की वैल्यू पर लगाई जाती है और अगर आपको गलती से या फिर किसी अन्य वजह से कम कीमत का सामान मिलता है तो फिर ज्यादा टैक्स देने का सवाल ही नहीं उठता है। इसी तरह एक अन्य कंपनी ने कुछ हफ्ते पहले चीन से ऑर्गेनिक केमिकल मंगाया था। कंपनी को ऐसा केमिकल मिला जिसकी पहचान भी नहीं हो पाई। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा, अगर आयात की लागत 100 रुपए है और हमें जो केमिकल मिला उसकी कीमत 2 रुपए है, हमसे आयात लागत पर ड्यूटी चुकाने की उम्मीद की जाती है, जबकि हम डिलीवरी ले भी नहीं रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में चीन के ऐसे सप्लायर्स का हाथ है जिनका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद रातों रात माल बनाना है। वे भारतीय कंपनियों से कम आधी पेमेंट पहले ही ले लेते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा आई है, जिससे भारतीय कंपनियों को कच्चे माल की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए नए सप्लायरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बिगड़ते हालात में राजधानी दिल्ली बेशक हाँफ रही हो, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच तू मैं जारी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार ही नहीं बताया, बल्कि यह भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार सही ढंग से काम करती तो कई जानें बचाई जा सकती थी। उन्हें अपना लॉजिस्टिक्स सुधारने की जरूरत है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव को लिखे गए एक कड़े पत्र में कहा है कि देश में पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन दिल्ली को लॉजिस्टिक्स मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे बाकी के राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश कर रहे हैं।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 25 अप्रैल को यह पत्र लिखा था। इसके बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार थाईलैंड से 18 क्रायोजेनिक टैंकरों और फ्रांस से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन संयंत्रों का आयात करेगी। केजरीवाल ने कहा कि पिछले सप्ताह ऑक्सीजन के लिए हाथापाई देखी गई, लेकिन पिछले 2 दिनों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। गृह सचिव ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली सरकार अभी तक ट्रांसपोर्टेशन का मसला सुलझा नहीं पाई है, जबकि भारत सरकार को ऑक्सीजन का आवंटन किए कई महत्वपूर्ण दिन बीत चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करें, जैसे कि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। गृह सचिव ने कहा है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के परामर्श के बाद 21 अप्रैल से मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। दिल्ली को 480 मीट्रिक टन आवंटित की गई है। हालांकि दिल्ली को अपने वास्तविक आवंटन से कम आपूर्ति हुई, जो कि बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण हुआ। अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन मुद्दों को हल करने के लिए सबसे अधिक और पेशेवर प्रयास कर रहे हैं। वे सक्रिय रूप से प्राप्त है। एमएचए ने यह मुद्दा भी उठाया कि वर्तमान में ऑक्सीजन संकटों से कैसे बचा जा सकता था अगर राज्य सरकारें आपूर्तिकर्ताओं और प्राप्तकर्ता अस्पतालों के साथ सार्थक परामर्श करती तो जान बचाई जा सकती थी। पत्र में कहा गया है कि यह ध्यान देने की जरूरत है कि दिल्ली सरकार ने आयनक्स ऑक्सीजन के मुख्य आपूर्तिकर्ता में से एक को दिल्ली में स्थित 17 अस्पतालों को 98 मीट्रिक टन की आपूर्ति करने का निर्देश दिया, जबकि आयनक्स लंबे समय से दिल्ली में 105 एमटी ऑक्सीजन 45 अस्पतालों की आपूर्ति कर रहा था। आगे 28 अस्पतालों के लिए और अधिक वैकल्पिक व्यवस्था दिल्ली सरकार द्वारा ठीक से नहीं की गई थी। इनमें से कुछ अस्पतालों ने मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी की शिकायत की और एक अस्पताल ने उल्लेख किया कि कुछ रोगियों की मृत्यु हो गई, इसे बचा जा सकता था। केंद्र ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार को शहर के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन के परिवहन के लिए टैंकरों की व्यवस्था करने में कथित विफलता के लिए दोषी ठहराया है। गतिविधियों से दुखद घटनाओं से बचा जा सकता था। गृह सचिव ने कहा कि इस कठिन समय में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इस कोविड संकट से निपटने और मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए मिलकर काम करें। इसलिए मैं आपसे तत्काल, प्रभावी, नवीन और परिणामोन्मुखी होने करते हैं। अगली खबर की तरफ। दिल्ली में अब एलजी ही सरकार, कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच केंद्र ने लागू किया था नया कानून। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में जीएनटीसीडी कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को यह राज्यसभा से पास हुआ था। केंद्र सरकार के मुताबिक इस कानून में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। इसमें दिल्ली की स्थिति संघराज्य क्षेत्र की होगी, जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सके। इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा जाएगी। कानून कहा गया है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके। कानून के उद्देश्यों में कहा गया है कि उक्त कानून विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का संवर्धन करेगा तथा निर्वाचित सरकार एवं राज्यपालों के उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित करेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस कानून का विरोध किया था। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि दिल्ली सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक फैसले का जिक्र कर केंद्र के कानून का विरोध किया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनता के लिए सरकार को उपलब्ध होना चाहिए और चुनी हुई सरकार ही सर्वोच्च है। मंत्रिमंडल के पास ही असली शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघीय ढांचों में राज्यों की भी स्वतंत्रता मिली है। तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि शक्तियों में समन्वय हो, शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो सकती है। बेंच ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुमकिन नहीं है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य सरकार को एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। कहा गया था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक हैं। कानून बनाने से पहले और बाद में उसे एलजी को दिखाना होगा। लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोच्च है, संविधान का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साथ ही कैबिनेट एलजी में मतभेद हो तो मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। केंद्र और राज्य के रिश्ते सौहार्दपूर्ण हो। अदालत ने कहा था कि लैंड लॉ एंड ऑर्डर और अधीन होगा और संसद का कानून भी सर्वोच्च। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरहद पर फिर तनातनी। जी हां दोस्तों, पीएलए की 2 डिवीजन और टैंक अभी भी उस सैन्य क्षेत्र में बने हुए हैं जहां पिछली मई में नई दिल्ली से आंख बचाकर चुपके से तैनात कर दिया गया था। इस बात के 2 महीने से थोड़ा ही अधिक वक्त बीता है जब पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी तटों से और कैलाश रेंज से सैकड़ों भारतीय और चीनी जवान, टैंक
टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पीछे हटी थी और अब गर्मियों में लगता है कि छोटे स्तर की एक तनावपूर्ण तनातनी बरकरार रहने वाली है। भारतीय और चीनी टुकड़ियां लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट एक दूसरे के आमने सामने डटी रहने वाली हैं। भारतीय सैन्य अधिकारियों के मुताबिक टुकड़ियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, शायद एक प्लाटून या 32 जवान जो दोनों जगहों पर चीनी तैनाती के जवाब में डटे हैं। यह तैनाती पिछले जून से जारी है, जब भारतीय सेना और पीएलए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी के अपने दृष्टिकोण बिंदु से 2 किलोमीटर पीछे हट गए थे। पीएलए फिलहाल दोनों जगहों पर भारत के नजरिए से एलएसी के करीब 700 मीटर भीतर हैं। 10 फरवरी के बाद दोनों पक्षों की ओर से टकराव की बिंदु खाली करने की कार्रवाई के बाद भी ये दोनों ठिकाने बने हुए हैं। उस वक्त रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि इन मुद्दों को बाद में उठाया जाएगा। अब तक यह मुमकिन नहीं हो पाया है। एक भारतीय सैन्य अधिकारी ने कहा कि बातचीत के दौरान चीनी इन जगहों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक ऐसा शायद इस वजह से हुआ कि भारत ने टकराव के दूसरे पहलुओं पर अपनी बात पूरी नहीं की, जिनमें चीनी ऐप्स पर बंदिश को ढीला करना भी शामिल। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।